नमस्कार मित्रों, मैं भारभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, आप सभी का जीवन एक बहता दरिया एवं हिंदी सेवा समूह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से संयोजक की भूमिका में हमारे मध्य में डॉक्टर अशोक गिरी जी विद्यमान हैं, जो हिंदी सेवा के पावन उद्देश्य को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं और हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपका प्रशंसनीय व्यक्तित्व निस्संदेह सभी के लिए प्रेरणादायक है। आप राजभाषा प्राध्यापक रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं कनिष्ठ अनुभाग में, और राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार में आपकी महती भूमिका सर्वदा श्लाघनीय है। मैं आपको नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे मध्य में मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी। आप अध्यक्षा हैं बेसिक शिक्षा विभाग हरिद्वार से हैं और आप एमए संस्कृत हिंदी अंग्रेजी बीएड पीएचडी हिंदी से हैं और निरंतर आपके कार्य उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। साहित्य सेवा और हिंदी सेवा के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी, आपका अभिनंदन। मैं बता दूं कि हमारे बीच में जो डॉक्टर अशोक गिरी जी हैं, डीफिल हैं और शिक्षा शास्त्र में भी एमए किया हुआ है। इसके अलावा भी अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों में इनकी योग्यता प्रशंसनीय है। और आज की सबसे बड़ी कार्यक्रम की खूबी यह है कि सभी शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा की जो मुख्य अवधारणा होती है कि शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन का नाम ही शिक्षा है। और शिक्षा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो अंग्रेजी में कहा जाता है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो कई भाषाओं में पारंगत हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तीन तीन भाषाओं में जो एमए भी हैं और विद्वान भी हैं। इसी कड़ी में हमारे मध्य में मौजूद हैं आदरणीय बीना वशिष्ठ जी, डॉक्टर बीना वशिष्ठ जी। बीना वशिष्ठ जी पीएचडी हिंदी से हैं, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में बतौर अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और साहित्य एवं जो वर्तमान की कड़ियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके प्रति आपका सजग जो दृष्टिकोण है और आपकी सक्रिय भागीदारिता प्रशंसनीय है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, आदरणीय बीना वशिष्ठ जी। इसी कड़ी में हमारे मध्य में मौजूद हैं दीनदयाल दीक्षित जी। आप हरिद्वार पंजाब एंड सिंध क्षेत्र में से हैं और प्रत्येक हमारे साहित्य कार्यक्रम के अंदर जहाँ भी कभी सम्मेलन का कार्यक्रम हो, चाहे जीवन एक बहता दरिया के अंदर आपके और इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा सहित अनेक कार्यक्रमों में, हरियाणा के तमाम कार्यक्रमों में दीनदयाल दीक्षित जी का योगदान और इनकी भागीदारी, इनकी उपस्थिति प्रशंसनीय है। बहुत विद्वान है, बहुत सौम्य व्यवहार है और सदैव प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त, जो कहते ना प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रसन्न रहने से सभी दुखों का विनाश हो जाता है। वैसे ही प्रसन्नता का संचार साहित्य जगत में आकर दीनदयाल दीक्षित जी कर रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एमए है संस्कृत से और इसके अलावा बीएड भी किया हुआ है, तो बहुत उल्लेखनीय विद्वान है हमारे दीक्षित जी। आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र कुमार वत्स जी। सुरेंद्र कुमार वत्स जी के विषय में जहाँ तक
कहा जाए कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, एमए हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा एमएड भी हैं। बीएड के बाद एमएड की डिग्री होती है। और निसंदेह इनके कार्य और इनकी हिंदी के प्रति चेतना भी अत्यंत उल्लेखनीय है। तो आप सभी विद्वत जनों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आप सभी का वंदन करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं माँ सरस्वती की और भगवान श्री गणेश की स्तुति से। तो आप सभी क्योंकि ईश वंदना एक अनिवार्य और अपरिहार्य कड़ी है किसी भी कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए। तो हम शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि क्रियात्। ओम यज्जागृतो दूरं मुद्दयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ईश वंदना की इस कड़ी के पश्चात हम आज के कार्यक्रम की जो विचार चर्चा है, एक चिंतन की प्रक्रिया है, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं भारत भूषण वर्मा संस्कृत प्रवक्ता हूँ, एमए संस्कृत, एमफिल संस्कृत और यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। और इसके अलावा अनेक समय समय के साथ समय के की धारा में अनेक कार्यक्रम जो शैक्षणिक कार्यक्रम वो चलते रहते हैं। लगभग 25 वर्षों से राजकीय सेवा में हूँ। तो आप सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम को मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आज के कार्यक्रम का आज का कार्यक्रम हिंदी भारतेंदु युग और वर्तमान एक चिंतन आज का शीर्षक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भारतेंदु युग एक संक्रांति काल माना जाता है, एक पवित्र काल माना जाता है, जहां हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता का युग भी अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और तमाम पत्रकारिताएं भी अगर शुरू हुई हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से ही शुरू हुई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत अल्प समय के लिए इस धरती पर अवतरित हुए और 35 वर्ष की आयु काल में ही जिन्होंने हिंदी साहित्य की और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की कड़ी को जागृत किया, विश्व को एक नया संदेश दिया। और इनकी प्रभावशीलता इस प्रकार रही कि काशी के विद्वानों ने सन 1870 ईस्वी में इनको भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु भारत का हिंदू चंद्रमा, भारत का चंद्रमा इनको कहा गया। और तभी से हरिश्चंद्र, कवि हरिश्चंद्र जी का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली के उस युग को जो श्रृंगार से इससे पूर्व जो रीतिकाल था, जो श्रृंगार तक ही सीमित था, उसको उन बंधनों से मुक्त करके राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चुनौतियों वाले मुद्दों के साथ जोड़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ भारतेंदु युग का एक जो 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म माना जाता है। और आचार्य शुक्ल जी ने तो 1843 और 1865 तक का जो कार्यकाल है, जो समय है उसको संक्रांति युग का नाम दिया है। 1850
में इनका जन्म माना गया है, भारतेंदु जी का। और 1900 तक का जो युग है वो भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी के वर्तमान स्वरूप की जो आधारशिला अगर रखी है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रखी है। यद्यपि हम अवलोकन करें तो आदिकाल से लेकर तो आगे जितने भी काल आते गए, समय की धारणाएं और आगे अनेक प्रवृत्तियां आती रही, ये हिंदी के विकास की गाथा है, हिंदी के विकास का कालक्रम है, जहां पर आदिकाल में रासो काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ और चंद्रव्रताई जैसे महान कवि हुए। उठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनो वीर नट कड़त तेग मन वेग लगत बीजू झट घट। और 12 वर्ष कुकर जी और 13 लियो जी सिहार, वर्ष 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। जैसे महान जो हिंदी के उक्तियां चली, एक प्रचलन हुआ चंद्रवरदाई से, रासो परंपरा से, और रासो परंपरा से आगे बढ़ते हुए आदिकाल के बाद फिर युग बदलते गए, भक्ति काल, ऋतिक काल, और उसके बाद आधुनिक काल, जिसका पदार्पण, जिस युग का, एक नए युग का आरंभ हुआ, भारतेंदु युग का। आज हम उसके ऊपर अपने विचार गोष्ठी रखी है। और विचार गोष्ठी का आगाज, आज की चिंतन प्रक्रिया का आगाज मैं आदरणीय मीरा भारद्वाज जी से करना चाहूंगा। डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी, आप आए और भारतेंदु युग और इस विषय पर, यानी कि हिंदी के स्वरूप के विषय पर आप अवश्य अपने विचार साझा करें। आदरणीय डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी। जी धन्यवाद सर। बसी हुई सौंधी सी खुशबू ज्यों माटी का प्राण है। बसी हुई एक सौंधी खुशबू ज्यों माटी का प्राण है। खनक एक त्यों हर धड़कन में भाषा अपनी शान है। और हिंदी है पहचान हमारी, मुझको ये अभिमान है, मुझको ये अभिमान है। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी आदरणीय प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज का हमारा विषय भारतेंदु युग और वर्तमान, एक चिंतन, उसी की ओर चलते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत हिये को सूल, मिटत न हिये को सूल। ये भारतेंदु जी की बात है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा भी है कि नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 35 वर्षों के संक्षिप्त जीवन में हिंदी गद्य के क्षेत्र में भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए अमूल्य सेवा प्रदान की। आज हिंदी का जो रूप है वह भारतेंदु की साहित्य साधना का ही प्रसाद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनसे पूर्व भाषा का जो रूप था वह अस्थिर था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू प्रधान, राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत प्रधान हिंदी के पक्षधर थे। लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषा का पुट और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन का आधिक्य था। इन परिस्थितियों में भारतेंदु जी ने भाषा को सरल और सुबोध रूप देकर स्थिरता प्रदान की, भाषा की स्वाभाविकता और माधुर्य को स्थान दिया, और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक साहित्य साधकों प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी को अपने मंडल में स्थान देकर हिंदी के विकासोन्मुखी पथ को प्रशस्त किया। इसीलिए यह युग भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य की विविध
गद्य विधाओं का प्रवर्तन काल माना जाता है। इस युग में ही नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि गद्य की समस्त विधाओं की ओर जनता का और पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। नाटक विधा के जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही। उनके पूर्व नाटक का क्षेत्र न के बराबर था। 2-4 नाटक जो मौलिकता से दूर थे। भारतेंदु का मौलिक नाटक भारत दुर्दशा एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने जो नाटकों की सामग्री ली है वो जीवन के क्षेत्रों से ली। उनकी प्रतिभा से साहित्य का कोना कोना प्रकाशित हुआ। निबंध, उपन्यास में जो निखार इस युग में आया वह महत्वपूर्ण है। और हिंदी पत्रकारिता के उत्थान में, जैसा कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनके उत्थान में पत्रकारिता के उत्थान में भारतेंदु का उत्कृष्ट स्थान है। विषय की एक मर्यादा है, उसको मैं ज्यादा विस्तार न दे करके बस इतना ही कहूंगी कि प्रथम उत्थान 1826 से 1867 तक, दूसरा उत्थान 1868 से 1885 तक और तीसरा उत्थान 1886 से 1900 तक का है, जिनमें प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं का विशेष स्थान है और उनके लेखक भारतेंदु एवं उनके मंडल के सहयोगी ही रहे। अब बात करते हैं कि भाषा का शिष्ट रूप और गद्य के विकास के साथ साथ प्राचीन और वर्तमान काल की युग संधि पर खड़े भारतेंदु युग का काव्य भी प्रतिभानुरूप था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की कविता में गांव प्रतिबिंबित था, यथार्थवादी चित्रण था, और प्रताप नारायण मिश्र जी ने देशवासियों पर व्यंग किया, क्योंकि उस समय प्रतंत्रता देश में थी। बच्चन सिंह के अनुसार लघुखंड काव्य की शुरुआत भी इसी युग से होती है। जगनमोहन सिंह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए उल्लेखनीय रही। इस युग में कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों की अभिव्यक्ति को माध्यम बनाया भाषा का, और भविष्य की कविताओं को इंगित किया। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो रीतिकालीन अतिशयता थी उसके आकर्षण से मुक्त हुए इस युग में लेखक, और देश की दुर्दशा पर चिंतित हुए। रोवहूं सब मिलके आवहूं भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। देशभक्ति की झलक इस युग में परिलक्षित है। भारतेंदु युग का उद्देश्य सामाजिक चेतना में क्रांति लाकर भारतवासियों को स्वदेश प्रेम और स्वाभिमान के प्रति जागरूक करना था। इन सब बातों में जो योगदान था उसमें था हिंदी की सरलता, उसका माधुर्य, उसकी सुबोधता और शह शब्दों का मिश्रण। भाषा का योगदान है, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है, और उसी की सफलता तब निर्भर करती है कि वह जन जन के हृदय में पहुंचे, और उस युग में भाषा को वो स्थिरता मिली कि उसने अपना स्थान हृदय के जन जन में बनाया। इसीलिए आज हम भारतेंदु युग का स्मरण कर रहे हैं, और वर्तमान पर विमर्श के लिए एकत्रित हुए हम सब चिंतित हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज इसकी महती आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय अशोक गिरी जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़कर, इस सभा में जोड़कर अपनी बात को रखने की अवसर दिया है। मैं समझती हूँ कि जो आज का परिप्रेक्ष्य है, आज का वर्तमान है, वो भाषा के संवर्धन में लगा हुआ तो है, लेकिन वो कुछ व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए या व्यष्टि के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए आतुर रहता है, जबकि हमें आज आवश्यकता है भाषा के संवर्धन के लिए काम करने की। उसमें मैं कहना चाहूंगी कि भाषा के प्रति
मोह उत्पन्न करना सबसे बड़ी बात है कि भाषा के प्रति मोह उत्पन्न किया जाए, उसके प्रति जागरूक किया जाए और उसके संवर्धन का दायित्व हम सब पर है। मुझे याद आती है रविंद्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियां कि सांध्य रवि ने कहा कि मेरा काम लेगा कौन, रह गया सुनकर सारा गात निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने नम्रता के साथ कहा, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ। तो अपने परिवार, परिवेश, पद और दायित्व के अनुसार भाषा का संवर्धन और प्रचार प्रसार करने का संकल्प हम साहित्यकारों के लिए आवश्यक है। भाषाई प्रसार के लिए इस दीप से हमें असंख्य दीप जलाने होंगे। आधे से अधिक जनता का प्रतिशत तो आजकल भाषा के शब्द ही नहीं जानता, और यदि उनको बताया जाए तो वो जागरूकता और वो उत्सुकता भी नहीं दिखाता है। हमारे गिरी जी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, जिन हम पटल से जुड़े हुए हैं, और साहित्य की श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन का समय आज उनके पास नहीं है। व्हाट्सएप का अधूरा ज्ञान, आम बोलचाल की भाषा में भाव एवं मधुरता का अभाव दृष्टिगत होता है। और अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं, उसी का संदर्भ ले, तो हम सभी क्या इस बात पर मेरे ख्याल से सभी मेरे से सहमत होंगे, क्या हम स्वतंत्र हैं? पत्रकार अपनी इच्छा से लिखना तो चाहता है, क्या वह प्रकाशित होता है? एक तरफ होने के लिए वह बाध्य होता है या उसको निकाल दिया जाता है? सत्य को सत्य कहना, गलत को गलत कहने की शक्ति को आजकल बल नहीं मिलता। लाला के हिसाब से और टीआरपी के हिसाब से आजकल कार्य चलता है। पहले हम सबको याद है कि दिनमान केवल आज्ञा जी के नाम से चल जाता था। तो भाषा के संवर्धन में मैं चूंकि एक शिक्षिका भी हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि हम भाषा के संवर्धन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कहूंगी, जो बहुत आवश्यकता है कि अवसर देने की। यदि अवसर दिया जाए तो उसमें संवर्धन होता है। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ तो इसके लिए मैंने परिश्रम भी किया है, प्रयास भी किया है। तो ऐसे ही हमें विभिन्न अवसरों को देना चाहिए, बाल साहित्य का संवर्धन करना चाहिए, उनको हर शैली से, हर विधा से परिचित कराना चाहिए। और इसमें हमारे अल्मोड़ा से बाल प्रहरी के संपादक हैं उदय किरोला जी, बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को वे हिंदी की विधा से परिचित करा रहे हैं। आंसू भाषण, पहेलियां, नाटक, चुटकुले, अनुच्छेद आदि वो सब सिखा रहे हैं। तो मैं भी इसी बात की समर्थक हूँ कि शालाओं का आयोजन हो, अनुच्छेद, रिपोर्ट राज, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र आदि सब विधाओं से परिचय कराया जाए। और सबसे एक बात और भी है कि सरलता, विचारधारा जितनी सरल होगी, भाषा जितनी सरल होगी, हमारा साहित्य उतना ही विशिष्ट होगा, क्योंकि वो जन जन तक पहुंचेगा। फिर उसको उसकी प्रचार और प्रसार में संभावना नहीं बनी रहेगी, उसकी निश्चित होगा कि ये आगे प्रसार होगा और उसमें संवर्धन होगा। एक बात और है कि अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमें अध्ययन की प्रवृत्ति अगर जागरूक होगी, अच्छे शब्दों का भी ज्ञान होगा, हमारी भाषा में गांधीर्य भी आएगा, उसमें मधुरता भी आएगी, शब्दों को विशिष्ट स्थान मिलेगा। ये एक बात भी है, अगर हम 4 व्यक्तियों में बोलते हैं, संभल करके बोलते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये हमें सब अध्ययन से ही आता है। और इससे हमारी बाह्य और इनर, जो आध्यात्मिक, जो हमारे मनस, बाह्य मनस भी है और अंतर मनस है, उसका विकास होता है अध्ययन से। हम एक ऐसी भाव भूमि पर चले जाते हैं जहां हमें जन सामान्य का जो घेरा है,
उस भाव भूमि पर से हम परिचित होते हैं। तो आज मैं ज्यादा समय ले लेते हुए यही कहूंगी कि हम साहित्यकारों का एक बड़ा दायित्व बनता है कि जो लेखनी की धार है उसकी गति, उसकी असाधारणता में निरंतरता रहनी चाहिए, तभी भाषा हमारी समृद्ध होगी, हम उसको सुरक्षित रख सकेंगे। और यही बात कहते हुए 4 लाइनों से अपनी बात को विराम देती हूँ कि धार के विपरीत बहने का समय, धार के विपरीत बहने का समय है, भीड़ में शामिल तुम्हें होने न दूंगी, रच रही हूँ गीत तब उत्थान का, मैं कलम तुझको जगाने आ रही हूँ, मैं कलम तुझको जगाने आ रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी। आपने भारतेंदु युग, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का स्मरण किया, और इसी के साथ आपने भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवियों जैसे बद्री नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, बद्री नारायण चौधरी जी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास सहित प्रमुख कवियों का उल्लेख किया। और इसी के साथ आपने ये भी बताया कि वर्तमान दौर में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया निस्संदेह आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अवरोध हैं उनको भी दूर करना होगा, एक स्वतंत्रता के साथ, और अभिव्यक्ति भी असाधारण हो, तो इसके लिए प्रयास करना होगा। आज लोग हिंदी के विषय में बात तो करते हैं, लेकिन हिंदी के विषय में बात भी तब होती है जब हिंदी दिवस होता है। इसको सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता है। हिंदी विकास की अवस्था से गुजर रही, आज संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदी का प्रचार और प्रसार का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी लोकप्रियता निस्संदेह प्रशंसनीय है और बहुत आगे बढ़ती भी जा रही है, लेकिन इसके उत्थान में जो हम साहित्य या अथवा हिंदी के प्रेमी हैं अथवा हिंदी के विषय में चिंता करते हैं, उन्हें इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा से और पूरे समर्पण के भाव से धारण करना होगा। निस्संदेह हिंदी का भविष्य उज्जवल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हम सभी के, वो कहते हैं कि एक प्रेरक हैं, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम प्रेरणा स्रोत आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से ही अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदी का प्रचार और प्रसार करें। मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात कहते हुए मुक्तक कहूँगा, और आदरणीय हमारे बीच में बीना वशिष्ठ जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं चंद पंक्तियाँ जो है मुक्तक के माध्यम से एक जो छायावाद जिसके अंदर समाविष्ट है और कोमल कांत पदावली को लेकर बात कह रहा हूँ कि ममता मई उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, ममता मई उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर कविता का मर्म कहा, अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर कविता का मर्म कहा। मैं अज्ञानी युगों से, जी शुक्रिया, मैं अज्ञानी युगों से कैसे रचना कर पाऊं, मैं अज्ञानी युगों से कैसे रचना कर पाऊं, वर मांगू भूषण में तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं, वर मांगू भूषण में तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं। तो ऐसी ही निष्ठा और ऐसी ही विचारधारा को लेकर अगर हम चलें और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के आदर्शों पे अगर हम चलें, तो निस्संदेह हिंदी का भविष्य उज्जवल है और देदीप्यमान है हिंदी साहित्य जगत भी। और हमारे मध्य में जैसे दीक्षित जैसे जो हिंदी के प्रचारक हैं, मीरा जी हैं, बीना जी हैं, और इस प्रकार तमाम विचारक इस कड़ी को आगे बढ़ाने में
महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर बीना वशिष्ठ जी, आप अपनी विचार कड़ी को प्रस्तुत करें। आदरणीय बीना वशिष्ठ जी। सभी को मेरा धन्यवाद, मेरा अभिनंदन। और आदरणीय भारत भूषण जी, जीवन एक बहता दरिया, इसके आप संयोजक हैं। एक बहुत ही पवित्र और शुभ कार्य आप कर रहे हैं। साथ ही आदरणीय गिरी जी, शायद गिरी जी आउट ऑफ पिक्चर हो रहा है इस वक्त। आदरणीय गिरी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए, जरा कैमरे में आए। कृपया सभी कैमरा ऑन रखें। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी विचार गोष्ठी चल रही है। आदरणीय गिरी अनुरोध जी जो रहेगा कि हम कार्यक्रम को जल्दी ही संपन्न करेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, तो कृपया अपने छवि चित्र को उजागर रखें, प्रकाशित रखें। जी, बिना तो विशिष्ट। हाँ, माननीय गिरी जी जो हिंदी सेवा समूह के संयोजक हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए। उनको मैं बहुत समय से जानती हूँ। उनकी मेहनत लगन की हमेशा मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, प्रशंसक रही हूँ मैं उनकी। और उन्होंने अपनी मेहनत लगन से कम कोटद्वार में तो हिंदी को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कोटद्वार में एक संस्थान है, एक अंडरटेकिंग है, वो BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना काफी योगदान दिया है। और मुझ जैसे लोगों को भी आप जैसे महान साहित्यकारों से जोड़ने का काम गिरी जी ने किया है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद और बहुत आभारी मैं उनकी हूँ। साथ ही हम डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी, जिनकी प्रतिभा का परिचय हमें अभी मिला। दीनदयाल दीक्षित जी, आपको मैं नमन करती हूँ। और सुरेंद्र कुमार जी, जो हमारे, जिनका मुझे छवि चित्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो हैं यहाँ तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। और आज के दिन मैं अपना जो ये आपने मुझे विचार रखने के लिए कहा है, इससे पहले आज के दिन मैं आज के एक महान शहीद को भी आप लोग के इस मंच से नमन करना चाहूंगी, मंगल पांडे। 8 अप्रैल का ही दिन था जब उन्हें अंग्रेज सरकार ने फांसी दी थी, केवल 32 वर्ष की अवस्था में। तो आज के दिन को कई बार ऐसी बात भी चली कि शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाए, पर वो एक राजनीतिक विषय हो गया है। और आज ही का दिन था जब असेंबली में हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने वो एक बम फेंका था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। तो उन सबको, अपने देश के उन महान शहीदों को भी मैं आज नमन करके फिर मैं अपने विचार यहाँ रखना शुरू करूंगी। जो आदरणीय डॉक्टर मीरा जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया भारतेंदु जी के बारे में। वही एक ही महान व्यक्तित्व है, वो एक ही युग की हम बात कर रहे हैं, तो विचारों का और शब्दों की पुनरावृत्ति तो होगी निश्चित रूप से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जनक कहा जाता है, हम सभी जानते हैं इस बात को। और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है, इसी युग को आधुनिक साहित्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। विद्वानों ने इस युग की भाषा की दृष्टि से और कदाचित कुछ राजनीतिक कारणों से भी इसके कई नाम दिए हैं इस युग के। इसको संक्रांति काल, संधि काल, चेतना काल, क्योंकि इस समय में ही हिंदी अपनी चेतना को प्राप्त कर रही थी, और जिसमें सांस्कृतिक और साहित्यिक दोनों प्रकार की चेतना की बात विद्वान लोग करते हैं। ऐसे अनेक नामों से इसको हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस समय को पुकारा है। जब हम भारतेंदु युग की हिंदी की बात करते हैं, जो विषय दिया गया भारतेंदु युग और वर्तमान संदर्भों में हिंदी, जब हम भारतेंदु युग की हिंदी की बात करते हैं तो संभवतः हम गद्य साहित्य की बात ज्यादा करते हैं। तो क्योंकि गद्य साहित्य का आविर्भाव हालांकि पहले देखने को मिलता है, पर जितने भी हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने एक मत से माना है कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक उद्भव था वो भारतेंदु युग में ही हुआ है। इसका प्रारंभ, गद्य का प्रारंभ तो वैसे संवत 1050 से माना जाता है। और इसके भारतीय युग के जो पूर्ववर्ती 3 काल हैं, जो काव्य की दृष्टि से हम बांटते हैं, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, उनमें प्राय पद्य की रचना हुई है। हम सभी जानते हैं, आप सब लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत गद्य उसमें अवश्य मिलता है। आप देखेंगे गद्य मिलता है, और ये गद्य ज्यादातर होता है अधिकतर राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषा में रचित गद्य है।
और ये गद्य भी हमें ग्रंथों की टीकाओं के रूप में मिलता है, अनुवाद के रूप में मिलता है, धर्म ग्रंथों के और कुछ काल्पनिक कहानियों के रूप में मिलता है। जैसे इसमें एक 84 वैष्णव वार्ता है, केशव के ग्रंथों की, बिहारी सतसई की टीकाएं और भक्तमाल के प्रसंग आदि इसमें पढ़ने को मिलते हैं, ये उल्लेखनीय है। और खड़ी बोली का जो सबसे प्राचीन रचना है वो मुगल बादशाह अकबर के जो राज दरबारी कवि थे, गंग जो माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, उसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो है गद्य के विकास में, जब सभी जानते होंगे इस हिंदी गद्य के विकास में जो राजा द्वय इसी युग के हैं, वो राजा द्वय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका जिक्र आदरणीय मीरा जी ने भी किया है, और लक्ष्मण सिंह, इनके भागीरथ प्रयत्नों से इन्होंने वास्तव में बहुत प्रयत्न किया है हिंदी भाषा को आज अपना स्थान दिलाने में। बहुत मेहनत किया, अथक मेहनत इन्होंने की है। और जो राजा शिव प्रसाद थे वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे और इन्होंने हिंदी को स्कूलों में स्थान दिलाने के लिए घोर संघर्ष किया और बहुत मेहनत की। पाठ्य पुस्तकों की रचना की, हिंदी के ऊपर जो है भाषण वगैरह दिया, गली गली में जाकर भाषण देते थे, हिंदी को लोगों को, जन सामान्य इसको अपनाए। और इसी दौर में, इसी समय में जब ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह ये सब कार्य कर रहे थे, हिंदी उर्दू का एक युद्ध सा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था। इसी दौर में हिंदी साहित्याकाश में जो उद्भव हुआ वो हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्भव हिंदी साहित्य के लिए परम सौभाग्य है और एक बड़ी महत्वपूर्ण सुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। ये आप सभी जानते हैं, ये फारसी का जमाना था और उन दिनों जो फारसी जानता था वही पढ़ा लिखा माना जाता था। ये जो एक मुहावरा चला है ना, ये हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े के को फारसी किया। फारसी पढ़ा हुआ ही व्यक्ति ही पढ़ा लिखा माना जाता था। हिंदी, संस्कृत वगैरह तो इन भाषाओं को उपेक्षा उस समय मिल रही थी हमें, इन भाषाओं को। तो और सरकार, जो उस समय सरकार थी, वो सरकार भी पूरी तरह से प्रयत्नशील थी कि हिंदी की घोर उपेक्षा कर रही थी वो सरकार, और पूरी तरह से कोशिश कर रही थी वो सरकार कि किसी तरह से फारसी को जन सामान्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। और कदाचित इसी के विरोध में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो खड़े हुए थे। और क्योंकि फारसी का जमाना था तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा थी वो पूरी तरह से खड़ी बोली न होकर, क्योंकि उन्होंने हिंदी को जन सामान्य की भाषा बनाने की कोशिश की थी, तो अगर वो बिल्कुल परिनिष्ठित और बिल्कुल शुद्ध तत्सम शैली को अपनाते, तत्सम भाषा को अपनाते, तो वो शायद जन सामान्य उसको समझ भी ना पाता। तो उन्होंने खड़ी बोली, उनकी पूरी पूर्ण शुद्ध खड़ी बोली ना होकर उनकी फारसी और हिंदी मिश्रित खड़ी बोली थी। लेकिन इन्हीं के साथ जो राजा लक्ष्मण प्रसाद थे, जो कार्य कर थे, वो विशुद्ध साहित्यिक हिंदी का समर्थन करते थे। पर बाद में राजनीतिक दबावों के चलते और फारसी का इतना प्रभाव था, सरकारी संस्थाओं का इतना, सरकारी तंत्र का इतना प्रभाव था कि बाद में राजा साहब भी, ये जो हमारे राजा लक्ष्मण प्रसाद जी थे, ये भी उर्दू पढ़ लिए हुए हिंदी का समर्थन करने के लिए ये भी विवश हो गए। हिंदी को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, उस समय की मैं हिंदी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि उसके लिए बहुत लोग प्रयत्नशील थे और उनके नेता थे सर सैयद अहमद साहब। आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे। इसी के विरोध में बनारस के हमारे शिव प्रसाद सितारे हिंद ये स्कूली शिक्षाओं के लिए उन्होंने हिंदी को लाने के लिए स्कूली शिक्षाओं में इन्होंने बराबर प्रयत्न किया, भागीरथ प्रयत्न किया। और इस प्रकार भारतेंदु युग के समय तक राजा द्वय, ये दोनों राजा अपने सहयोगियों के साथ हिंदी की अस्मिता बचाने में लगे रहे। और भारतेंदु जी ने राजा शिव प्रसाद की, जब भारतेंदु जी का अभ्युदय हुआ, वो हिंदी साहित्य में आ गए, तो उन्होंने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपना एक लेखक मंडल बनाया, आप सब लोग जानते हैं। और भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद जी की जो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी थी और राजा लक्ष्मण सिंह की जो विशुद्ध तत्सम शब्दावली वाली जो संस्कृत भाषा थी, इसको दोनों को छोड़कर एक मध्यम मार्ग अपनाया। एक उनकी अद्भुत प्रतिभा थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अद्भुत क्षमता थी, और उन्होंने मध्यम मार्गी एक हिंदी का रूप समाज के लिए प्रस्तुत किया। और इस तरह से इन्होंने इस विवाद का, हिंदी समाज में इस विवाद का अंत किया कि भाई हमें इस तरह की हिंदी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि झगड़े में तो हम हिंदी को आगे ले जा ही नहीं पाएंगे।
तो उन्होंने एक मध्यम वार प्रस्तुत किया और भारतेंदु युग में एक ऐसी हिंदी आकार ले रही थी, जब अगर उस समय के हम गद्य साहित्य का अवलोकन करें, जिसमें हिंदी की जो स्थानीय बोलियां थी, वहाँ की बोली जाने वाली बोलियां थी, उपबोलियां जो हिंदी की हैं, अवधी है, ब्रज है, बिहारी है, इनके साथ साथ तत्सम शब्द भी हैं, तत्पर शब्द भी हैं, फारसी के, उर्दू के, अंग्रेजी के और देशज भाषाओं के जितने भी शब्द थे, उन सब का व्यवहार हिंदी में हुआ करता था और इस हिंदी को उन लोगों ने स्वीकार किया, हिंदी को उन्होंने मान्यता प्रदान की इस लेखक मंडल ने, क्योंकि ये जो हिंदी थी, इस समय की हिंदी, आज हम विशेष रूप से उस समय की हिंदी पर विचार कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा फोकस इसी पर है। तो ये जो हिंदी, जो राजा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिस हिंदी को सामने ला रहे थे, जिसके लिए प्रयत्नशील थे, वो हिंदी जन सामान्य के मनोभावों के अनुकूल थी और ये हिंदी, हिंदी के समर्थकों को भी और फारसी के समर्थकों को भी, दोनों को ये हिंदी मान्य थी। तो ये इसलिए इस तरह से हिंदी का, ये एक्चुअली असल में क्या हुआ, ये भारतेंदु जो उनके लेखक मंडल ने हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए एक नीति बनाई थी कि पहले हम हिंदी को जन समाज की भाषा तो बनाएं, चाहे वो उर्दू मिश्रित हो, फारसी मिश्रित हो, देशज मिश्रित हो, कोई भी हो, तभी हम हिंदी को आगे ले जा सकेंगे। नहीं तो फारसी का इतना प्रभाव था उस समय भारतीय समाज पर कि हिंदी अपने पैर जमा नहीं पा रही थी। गद्य में, पद्य में तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो है खूब समृद्धि पर थी, पर गद्य में हमारी भाषा ये समृद्ध नहीं थी। तो और तभी भी जब उन्होंने ये मान्य थे, ये उर्दू बोलने वालों को, फारसी बोलने वालों को और हिंदी वालों को, दोनों को मान्य थी ये भाषा, दोनों को हो गई, उन्होंने ऐसे कुछ प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी दबी जबान में, कभी सरकारी तंत्र का सहारा लेकर, कभी राजनीतिक आवाजें उठाकर हिंदी का विरोध कुछ लोग कर ही रहे थे, पर फिर भी तमाम विरोधों के बावजूद, राजनीतिक गतिरोधों के बावजूद, इन सबको सहती हुई हिंदी अपनी जीवनी शक्ति के साथ समाज में डटी रही और जन सामान्य में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाती रही, अपनी जगह बनाती रही। इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और उनका जो वो लेखक मंडल था, उनके जो प्रयास थे, वो अथक प्रयास नींव की ईंट के समान हुए। भारतेंदु जी के इस समय में, भारतेंदु जी के इस लेखक मंडल ने और भारतेंदु जी ने, इन सब ने ही बड़े वेग से हिंदी साहित्य का सृजन किया। और ये जो लेखक मंडल था, जैसा कि अभी मीरा जी ने भी बताया, इसमें जो मुख्य नाम है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास, प्रेमधन है, इन लोगों ने बहुत कोशिशें की, किशोरी लाल गोस्वामी आदि, इन सब के नाम शामिल है। इनके अथक प्रयासों से आज हिंदी इस रूप में है। भारतेंदु जी ने हिंदी को समृद्ध, सशक्त और सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्तियों का प्रयोग किया हिंदी भाषा में। आज जरा मेरा कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गई है, अभी दिखाई दे रहा है। इन्होंने लोकोक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरा का प्रयोग करके, परिहास की भाषा का प्रयोग करके इन्होंने भाषा को एक जीवंत और सजीव रूप देने का प्रयास किया। भारतेंदु जी गद्य को एक व्यवस्थित रूप देना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। तो इसीलिए उनको गद्य को व्यवस्थित रूप देने का जो प्रयत्न वो कर रहे थे, इसीलिए उन्हें आज हिंदी गद्य साहित्य के जनक के रूप में हम लोग याद करते हैं। इस युग में पद्य के लिए खड़ी बोली, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, और गद्य के लिए, पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अभी मैंने आपको इस बारे में बताया, आप जानते भी हैं इस बारे में। पर इस युग में खड़ी बोली के लिए कोई व्याकरण की नियमावली, कोई विशेष नियमावली नहीं थी, या कहें कि खड़ी बोली का कोई व्याकरण का कोई निश्चित रूप अभी लोगों के सामने आया नहीं था, जन सामान्य के सामने आया नहीं था। तो इस कारण हमें कई बार इस युग की भाषा में व्याकरण की दृष्टि से दोष तो अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन दोष दिखते हैं। बाद में परवर्ती जो साहित्यकार हैं, द्विवेदी जी ने उन दोषों के ऊपर काफी दोषों की आलोचना की और उनको दूर करने के लिए हमारे लेखकों को बहुत प्रेरित किया। लेकिन फिर भी दोषपूर्ण व्याकरण के दोष होते हुए भी लोकोक्तियों, कहावरों, मुहावरों के सटीक प्रयोग से ये भाषा बड़ी प्रभावशाली, इस तरह की हिंदी भारतेंदु युग की हिंदी बड़ी प्रभावशाली है, प्रवाहमयी है, सरल है, सरस है और भावानुगामिनी है। जो भाव हम कहना चाह रहे हैं उसको बड़ी सरलता से, सहजता से जो हमारे सामने, पढ़ने वाले के सामने रखने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा सामने आई। वाक्य विनाश और अन्य त्रुटियों को होते हुए भी एक सशक्त हिंदी की बोली, यानी हम एक खड़ी बोली इस समय आकार पा रही थी।
मैं आपको, आपने मीरा जी ने तो कुछ गद्य पद्य के उदाहरण दिए, मैं आपको कुछ गद्य के उदाहरण देना चाहूंगी। उनकी कहावतों वाली भाषा, हास्यवंत की भाषा, ये मुहावरेदार भाषा का आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक भारतवर्षोन्नति कैसे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनका एक निबंध था। तो उसमें जब वो इंग्लैंड कि इंग्लैंड ने किस तरह से अपना विकास किया उसके बारे में बोलते हैं, तो उनकी भाषा देखिए जरा कि इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था और उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। इस उदाहरण को आप आज के रेफरेंस में ना देखें, उस समय के रेफरेंस में देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी भाषा है उस समय, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में आकार पा रही थी। लोकोक्ति और मुहावरों के जो प्रयोग उन्होंने किया, उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। ये उन्होंने दिल्ली दरबार दर्पण का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये, कि अपने अपने रंग में सब रंगे हैं, जिसने जो सिद्धांत कर लिया वही उसके जी में गड़ रहा है और उसी के खंडन मंडन में वो जीवन बिता देता है। देखिए, भाषा का, खड़ी बोली का सुंदर रूप उस समय आकार पाने की कोशिश में था भारतेंदु जी के समय में। चुटीली भाषा, जीवंत भाषा का एक हास्यवंत पर एक छोटा सा उदाहरण आपको और दूंगी। अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने, अंग्रेजी शासकों के ऊपर उन्होंने ये व्यंग किया है कि ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। अंग्रेजों के ऊपर कहा है उन्होंने, देखिए वक्रोक्ति में, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं, कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ढूंढ लाए हैं और कितने ही ग्रंथों की रचना भी इन्होंने कर डाली है। तो भारतेंदु जी के समय में, इस युग में, हिंदी का एक सुंदर, सुमधुर, सरस और एक मीठा रूप, मातृभाषा की जो मिठास लिए हुए रूप होता है, वो रूप समाज में आ रहा था। और इस युग में, जैसे कि मीरा जी ने भी कहा अभी, कि इस युग में हिंदी की हर विधा खूब फली फूली। काव्य के अतिरिक्त कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, हर विधा पर इस महान प्रतिभाशाली साहित्यकार ने भी काम किया और इनके जो साथी लेखक मंडल के जो अन्य साहित्यकार थे, उन्होंने भी काम किया और उनकी लेखनी से हिंदी भाषा जो है वो समृद्धि को प्राप्त हुई। इस युग की जो सबसे बड़ी विशेषता कही है, जो द्विवेदी जी ने भी कही है, जो परवर्ती साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बार बार उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा बड़ी स्वच्छंद रही है। तो कई लोगों ने इसे कमी बताया है, लेकिन ये उस समय की हिंदी की विशेषता रही है, क्योंकि इन साहित्यकारों का उद्देश्य जो है, हिंदी को शासक वर्ग की जो हठ धार्मिकता थी उससे बचाना, फारसी उर्दू के प्रभाव से बचाना, उससे मुक्त कराना, और साथ ही संस्कृत की जो कठिन शब्दावली थी उससे भी मुक्त करा के इसे एक जन सामान्य की सरल भाषा बनाना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और इनके लेखक मंडल ने इसके प्रचार प्रसार के लिए चारों ओर घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार किया। भाषण देते थे वो हिंदी में, और इसके चलते हिंदी का जो परिमार्जन है, परिमार्जित भाषा है और जो शुद्धता है, उस पर इन लेखकों का ध्यान थोड़ा कम गया। और इस युग की भाषा की एक प्रवृत्ति ये भी रही है, थोड़ा सा इसमें परिमार्जन के जो बात करते हैं कि परिमार्जन कम है, उसका एक कारण ये भी रहा है कि एक तो ये प्रारंभिक हिंदी है हमारी, और कि इस युग में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जब हिंदी बोला करते थे तो उनकी हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव देखने को मिलता था। पंजाब में चले जाइए तो वहाँ उर्दू फारसी बहुत हुआ करती थी। पंजाब के लोग जब हिंदी बोलते थे तो उसपे उर्दू फारसी का बहुत असर दिखाई देता था। मध्य भारत की हिंदी पर बुंदेलखंडी भाषा और जो अन्य स्थानीय भाषाएं जो उस स्थान पर और मिलती हैं, उन सब का असर, उनकी शब्दावली का प्रयोग हो रहा था। बंगाल में जाइए तो बंगाली शब्दावली का प्रयोग हो रहा था। इन शब्दावली का प्रयोग हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिया और हिंदी भाषा के रूप में को हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा था। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि अराजकता थी, पर मैं इसे अराजकता नहीं कहूंगी। तो कह भी लीजिए अगर अराजकता, तो थोड़ी अराजकता जरूर थी, पर हिंदी कोश का, हिंदी का जो कोश है, वो वैभव और समृद्धि जो उन्हें इस युग में मिली, वो शायद किसी युग में नहीं मिली। अब हम थोड़ी सी ये भारतेंदु युग की हिंदी की हमने बात की, थोड़ी सी हम वर्तमान संदर्भों में, मुझे जैसे गिरी जी ने बताया था कि वर्तमान संदर्भों में हमें हिंदी की बात भी करनी है, तो अगर उस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको, मीरा जी ने जो कुछ बताया, काफी कुछ बताया, लेकिन आप भी एक अध्यापिका हैं, आप सभी हिंदी से जुड़े हैं, मैं भी एक अध्यापिका हूँ, और मैं आपको बिना किसी आशा के, बिना किसी मतलब लुभावने शब्दों के, मैं आपको बिल्कुल यथार्थ की भावभूमि पे खड़े होकर, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं इन बच्चों को रोज देखती हूँ। हमारे जो छात्र हैं, हिंदी के बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोज इनको देखती हूँ और बिना किसी दुराग्रह के मैं ये सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो हमारा भारतेंदु युग था, वो हिंदी के उत्कर्ष का काल था,
लेकिन मैं अपना विचार बता रही हूँ आपको, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, कि हमारा आज का समय हिंदी के पराभव का काल है। हिंदी का बहुत पराभव हो रहा है। बच्चों की स्थिति देखिए जाके हिंदी में। उस समय हिंदी की जड़ों को हमारे निस्वार्थ हिंदी सेवी साहित्यकार सींच रहे थे और आज उन जड़ों को काटा जा रहा है। कैसे काटा जा रहा है मैं बताऊँगी। मेरी बताई बात से आप शायद सहमत हो न हो, लेकिन मेरे विचार से सच्चाई यही है। मुझे बिल्कुल यही सच्चाई दिखती है। अब हमारी हिंदी पीढ़ी के जो हिंदी प्रेमी हैं, हमारे हिंदी के जो इस पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी के, हम और आप जो बैठे हुए हैं, जो हिंदी प्रेमी हैं और साहित्यकारों के बाद आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि हम हिंदी को कहाँ ढूँढेंगे? कहाँ ढूँढेंगे हम हिंदी को? हमारे बाद जैसे संस्कृत धीरे-धीरे केवल बड़े-बड़े पुस्तकालयों की या धार्मिक पुस्तकालयों की शोभा बन के रह गई है या धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक क्रियाकलापों की ही भाषा बन के रह गई है। तो मुझे हिंदी की आज की स्थिति देखकर लगता है कि शायद हिंदी भी कहीं इस स्थिति तक ना पहुँच जाए। बड़े-बड़े मंचों पे तो हम हमारे गिरि जी का भी एक बहुत अच्छा मंच, बहुत ही भगीरथ प्रयास चल रहा है। जब हम ऐसे-ऐसे मंचों पर, और ये जो मंच अभी चल रहा है जो आपने हमें दिया है, तो इनमें जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, हिंदी नियमन की बात करते हैं, बड़े-बड़े हिंदी दर्शन की बात करते हैं, पर धरातल पर जिस पीढ़ी को इस विरासत को सँभालना है, आगे आने वाली पीढ़ी जो इस विरासत को सँभालेगी, वो पीढ़ी तो इस हिंदी से बहुत दूर है। ना वो हिंदी व्याकरण को जानती है, ना हिंदी विचार को जानती है, ना हिंदी के गौरव से परिचित है। वो तो बहुत दूर है इस सच्चाई से। और हिंदी के जो, अच्छा दूसरा कारण क्या है? ये मेरे फ़ोन में थोड़ा-सा गड़बड़ आ रहा है। अ, क्या मैं आपको विज़ुअल हूँ? जी, जी, विजुअल है। मेरी आवाज़ आ रही थोड़ा साइड में है? विज़ुअल ओके, ओके। मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि हिंदी के जो पाठ्यक्रम हैं, वो भी दोषी हैं हमारे। जो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ लगाए गए हिंदी के, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 12th तक के बच्चों को, 12 के 11th, 12th के बच्चों को मैं, मतलब 11-12 के बच्चों को मैं ज़्यादा पढ़ाती हूँ। तो जो इनका पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम इतना सरल है, वो हिंदी के नाम पे बस हिंदी पढ़ाई जा रही है, बस ये है। एक विषय के तौर पे हिंदी पढ़ाई जा रही है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ के शायद ही कोई छात्र साहित्यकार बने। नहीं बन सकता। आप उस देखिए क्या कविताएँ दे रखी हैं, जो हमारे गौरवशाली हमारे कवि थे, जो हमारे लेखक थे, वो सब गायब हैं उन पाठ्यक्रम में से। और एक पता नहीं अजीब-सा कैसा, भगवान जाने, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रही, लेकिन एक स्तरीय हिंदी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, जो कि साहित्यकारों को जन्म दे। और हिंदी व्याकरण के जिन नियमों की हम बात करते हैं हम लोग, बहुत बार हिंदी के नियमों की बात होती है कि हिंदी में वचन ये है, लिंग ये है, इस तरह से हिंदी का एक्टिव, मतलब जो हिंदी के व्याकरण के नियम हैं। तो हम और आप तो उसे बहुत जानते हैं। आप विचार कीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी उन्हें कितना जानती है? बिल्कुल नहीं जानती। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनको बिल्कुल नहीं जानती है। लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, इन सबको बस वो रट लेते हैं। इनकी गहराई में क्या है वो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। और एक अध्यापिका होने के नाते तो मैं आपको कहूँगी वो इनको बिल्कुल ही नहीं जानती। थोड़ा बहुत कोई कहे कि थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन मैं कहूँगी वो बिल्कुल नहीं जानती। और बच्चों की शब्द सामर्थ्य तो, मैं सॉरी आपको एक भयावह चित्र दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो चित्र दिखा रही हूँ जो मैं रोज़ विद्यालय में जाके देखती हूँ। मुझे बहुत कष्ट होता है कि बच्चों की शब्द सामर्थ्य बिल्कुल समाप्त है। और आप खुद सोचिए, राम को रामा कहने वाले, बुद्ध को बुद्धा कहने वाले, योग को योगा कहने वाली, ये हमारी नई पीढ़ी कब तक हिंदी को ढो पाएगी? कब तक हिंदी को सँभाल के रख पाएगी? बहुत गहराई से मैं ये बात महसूस करती हूँ कि हमारी पीढ़ी के बाद, जो हम और आप जो हिंदी को सँभाले हुए बैठे हैं, हिंदी एक बहुत भयानक दौर से गुजरने वाली है। जो स्थिति आज हिंदी की है, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। बिल्कुल आज भी मैंने इसको फेस किया, आज भी कक्षा में इसको फेस किया मैंने। और हर विद्यालय में ये है कि जो माध्यमिक कक्षाएँ हैं, जो कक्षा 12 और 11 के जो बच्चे, उत्तर माध्यमिक जो बच्चे हैं, वो बच्चे हिंदी की वर्णमाला के क्रम तक को नहीं जानते। वर्णमाला का जो क्रम है उसको नहीं जानते और पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते। आप देखिए, बिल्कुल ये शुरुआती दौर है हमारा हिंदी का, हिंदी सीखने का। पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते। और उससे भी ज़्यादा दुःख मुझे तब होता है जब मैं देखती हूँ कि इतर हिंदी शिक्षक, यानी जो शिक्षक हिंदी के नहीं हैं, वो भी कई बार अगर मैं कहूँ कि 90% वो शिक्षक जो हिंदी के नहीं है, वो भी पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते। तो बताइए कि ऐसे में नव साहित्य का सृजन करेगा कौन? नया साहित्य हमारे सामने कहाँ से आएगा? और कैसे हम इस हिंदी की विरासत को कौन सँभालेगा?
आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक समय था जब आप और हम पढ़ा करते थे कि जब हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, तो अंग्रेजी समझाने के लिए हमें हमारे मतलब ज़हन में डालने के लिए हमें उनके हिंदी अर्थ बताए जाते थे। लेकिन आज वो समय है जब हिंदी समझाने के लिए हमें उनको अंग्रेजी का शब्द बताना पड़ता है। मीरा जी एक अध्यापिका हैं, आप कल ही जाके अब विद्यालय में ज़रा बच्चों से हिंदी की गिनती सुनिएगा। सारी स्थिति सामने आ जाएगी। हम कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि हिंदी केवल एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है, बाकी पूरा अंग्रेजी का माहौल उनके आस-पास है और उस विषय पे भी वो ध्यान नहीं देते। पास हो ही जाते हैं जैसे-तैसे, पास होना उनका उद्देश्य है कि बस पास हो जाएँ जैसे-तैसे। तो हिंदी लगातार पराभव की तरफ जा रही है और कक्षा 10 तक हिंदी पढ़ने वाला आदमी, हिंदी के बच्चा जो है, कक्षा 10 तक पढ़ रहा है एक विषय के तौर पे बस, तो वो बच्चा हिंदी के गौरव को क्या समझेगा और क्या जानेगा? हिंदी प्रेमी जो हमारे साहित्यकार हैं, साहित्य के सेवक हैं, जो यहाँ पर हैं। आप एक सोचिए, मैं आज आपसे के सामने एक सवाल रख रही हूँ कि ऐसी वार्ताएँ जो हम और आप कर रहे हैं और हिंदी के बड़े-बड़े मंच जो बड़े-बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, उनमें हमें कितने युवा दिखते हैं। हम और आप जैसे लोग बैठे रहते हैं, हम और आप जैसे लोग एक-दूसरे की वार्ताएँ सुनते हैं, कविताएँ सुनते हैं, वाई-वाई करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये एक सच्चाई है, देखिए मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। और साहित्य के पुरस्कार जो बाँटे जाते हैं, चलो पुरस्कार के लालच में भी कई बार बच्चे काम करते हैं, युवा पीढ़ी काम करती है। लेकिन जो पुरस्कार है वो शायद प्रायः कृपा पात्रों को दे दिए जाते हैं, उसमें भी क्या नहीं चलता। तो आप ज़रा सोचिए कि लगातार अपना गौरव खोती हिंदी, अंग्रेजी की लय, गति, ताल का अनुसरण करती हिंदी, आधुनिकता के दौर में बिल्कुल वो टूटी-फूटी सी वो बम्बईया हिंदी कब तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी? अच्छा, आप बड़े बाज़ारों में चले जाइए आज, आप मॉल में जिन्हें कहते हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम भारत में बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ियत में डूबा हुआ पूरा भारत आपको दिखाई देगा। माँओं की जो ममता, वहाँ जो माएँ घूमती हैं, अब बच्चों को अपना मुँह पोंछने के लिए तो माँ का आँचल तो मिलता नहीं, तो उन्हें अपनी सहज भाव अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा भी नहीं मिलती। माँओं की ममता भी मीठी हिंदी को भूल कर जो है, मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी की ही मोहताज हो गई है। वो भी अपने बच्चों को बेटा व्हाट इज़ दिस? व्हाट डू यू वांट? बेटा दिस इज़ फैन, बेटा अपना फेस दिखाओ, टीथ कहाँ है? अब यही सब देखते हैं हम लोग। ये सच्चाई है। हम बच्चों को दिखाते हैं बाहर भी, मैं एक दिन देख रही थी बाहर, बेटा ये क्या है? गाय थी बाहर, ये क्या है बेटा? ये काऊ, काऊ माता को जय करो। काऊ कहने वाला बच्चा गाय के माता के महत्व को कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता वो, कुछ भी करें हम, वो नहीं समझ सकता। और अच्छा एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी कि एक गहरी व्यथा और उभर के आई है, जो मैं महसूस करती हूँ और आपको मैं बताऊँगी तो शायद आप भी उसको सही कहेंगे, जो हाल ही में उभरी है और उसने इस भाषा की जड़ों पर और गहरा कुठाराघात किया है। वो क्या है कि अब इस व्यवस्था ने हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उस पर हमला बोला है। गली मोहल्ले में कुकुमुत्तों के जो अंग्रेजी स्कूल उगाए हैं और इससे भी ज़्यादा एक महती भूमिका निभाई है इस मोबाइल की संस्कृति ने। आज की पीढ़ी हिंदी लिखने के लिए, बड़ा दुखद वाक्य मैं बोलने जा रही हूँ, हिंदी लिखने के लिए देवनागरी नहीं, रोमन का प्रयोग करती है। ये मैं अपनी आँखों से देखती हूँ। कई बार जब मैं किसी कविता की व्याख्या कक्षा में करा रही होती हूँ, तो बच्चों को जब जल्दी बच्चे लिखते हैं कई बार, तो टेबल के पास उनकी जाके देखा वो देवनागरी में लिख रहा है। उसको डाँटा कि भई ये क्या कर रहे हो तुम? मैडम थोड़ा जल्दी लिखा जाता है। अब जितने भी आपके जो आप संदेश भेजते हैं, जितना भी मोबाइल पे जो कुछ है वो सारे किसमें है? हम सब हिंदी को रोमन में हम लिख रहे हैं, रोमन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी हिंदी भाषा के लिए एक बड़ा ही खतरे का संकेत है। और अगर लिपि का ही प्रयोग नहीं होगा, तो भाषा कितनी भी सक्षम हो, उसकी साँसें घुट जाएँगी। ऐसे ही घुटेंगी जैसे कोई धारदार चाकू हो और उसका प्रयोग ना करो तो कुंठित हो जाता है। इस स्थिति को अगर बचाना है हमें, तो सरकारों को भी प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें निजी तौर पे तो करना पड़ेगा ही, करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकारी तौर पर बहुत बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता है, वरना संस्कृत की तरह हिंदी भी यादगार की भाषा, व्यवहार नहीं, यादगार की भाषा बन के रह जाएगी। वैसे हिंदी हमारी बड़ी मीठी भाषा है। मैं थोड़ा अपने यहाँ पर इसको सारांश देना चाहूँगी अपने बातों को कि ऐसी है जैसे कि पावस की पहली फुहार, बड़ी शीतल है। हिंदी हिमालय की देह से पिघली बर्फ का जल है। हिंदी हमारी पहचान है वास्तव में। विदेशी आवरण ओढ़ने से हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, यहाँ तक कि अपने सहज व्यक्तित्व को भी हम खो बैठते हैं और जिसका जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, तब हमें उसका अनुभव नहीं होता।
और हिंदी का विरोध करने वाला एक वर्ग है जो वो ये क्यों नहीं समझता, मुझे समझ नहीं आती कि राष्ट्रभाषा किसी देश के गौरव का और सम्मान का प्रतीक होती है। विरोध अगर करना है, कई बार स्थानीय भाषाओं के कारण भी हिंदी को बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। मुझे हैरानी होती है कि जब स्थानीय भाषाओं के उत्थान के लिए हम हिंदी को ही बदलित करने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी को नहीं। हिंदी से ही तो सारी स्थानीय भाषाएं जन्मी है, हिंदी की बोलियां उपबोलियां हिंदी से ही तो जन्मी है, वो तो हिंदी का परिवार है। अगर हिंदी नहीं बचेगी तो वो कहाँ से बचेगी? अरे विरोध करना है तो अंग्रेजी का करो, अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा का करो, जो कि हिंदी भाषा के साथ साथ हमारे संस्कारों को भी खा रही है और देश के अपनी भाषा में पढ़ाते। आदरणीय बीना विशिष्ट जी, माफी चाहूंगा, समय बहुत हाँ जी, हाँ जी, कंक्लूड कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल उसको कंक्लूड करती हूँ। मैं इसको एक 4 पंक्तियों के साथ करूंगी कि हमें जो है अपनी भाषा के लिए सोचना पड़ेगा, देश को, सरकार को। और कोई भी भाषा उधार की भाषा के साथ, कोई भी देश उधार की भाषा के साथ जीवित नहीं रह सकता। मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी कि भारत के प्राण हैं भारती के छंद, तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगी बिल्कुल। भारत के प्राण है भारती के छंद, हिंदुस्तान उपवन है हिंदी पुष्प और गंध। हिंदुस्तान उपवन है, हिंदी उसके पुष्प और गंध। हिंदी ही तो हिंदी है तो हिंदुस्तान जीवित रह पाएगा। उधार की भाषा में कोई कैसे प्रेम के छंद गाएगा, उधार की भाषा में कोई कैसे प्रेम के छंद गाएगा। जन जन को प्राणों से प्यारी है ये माँ भारती, और नागरी उसका दीप है हिंदी उसकी आरती। नागरी उसका दीप है हिंदी उसकी आरती। और इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु ये दीप जला रहे और हमारी हिंदी अपने गौरव को फिर प्राप्त करे, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बीना विशिष्ट जी, आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है और चिंताओं को जाहिर भी किया है। वर्तमान दौर के अंदर हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को लेकर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी आपने बहुत गहरा बहुत गहरी बात की है। मीरा जी कुछ कहना चाहेंगे? मीरा भारद्वाज जी, शीघ्र अपनी बात रखिएगा। बड़ी विनम्र एक बात कहना चाह रही थी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, वो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन बच्चों को 2nd क्लास से, और आज वो 4th क्लास में है, वो इधर टॉपिक दिया और उधर कहानी लिखते हैं। हर शैली को मैं उनको परिचित करा दी। तो ये हमें हाँ, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जिस जगह हैं हम वहाँ विकास करें। बस यही मेरी बात। सही बात है, ये बिल्कुल आप सही बात है। आप दोनों का ही मामला है मैडम जी। आप देख लो, आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, वो एक विरोध कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपने बहुत सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया। भारतेंदु युग के अंदर हिंदी का प्रचार और प्रसार हुआ, बहुत प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका 34-35 वर्ष की आयु के अंदर लगभग 175 ग्रंथों का, रचनाओं का प्रकाशन किया। 175 बहुत ज्यादा मात्रा है। एक 34-35 वर्ष की आयु में, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया था और 18 वर्ष की आयु में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन कर दिया था। और इसके बाद 1873 के अंदर जो इनकी प्रसिद्ध पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित हुई। फिर 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए बाला बहुदिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बहुत छोटे जीवन के अंदर 175 और 70 काव्य रचनाओं का प्रकाशन, काव्य संग्रहों का प्रकाशन वास्तव में उल्लेखनीय है और इनके आदर्शों पे चलने की आवश्यकता है। निसंदेह जो आज का वर्तमान हर युग इतिहास रचता है, हर युग इतिहास रचता है, निराश होने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से भी हमें निराश होना नहीं चाहिए। कोरोना काल से लेकर दुनिया भर के कभी अनेक मंच जो एक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो स्ट्रीम यार्ड है, जूम ऐप है, चाहे किसी माध्यम से भी, निसंदेह कवि और साहित्यकार बहुत से उजागर हुए हैं और रचनाएं लिख रहे हैं। निसंदेह हिंदी का विकास हो रहा है, अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि भाषा परिवर्तन के दौर से गुजरती है। जो भाषा विज्ञान आप सभी पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप सभी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय से भी एमए हैं। तो जहां एमए की बात हो जाती है तो उसमें भाषा विज्ञान एक प्रमुख विषय होता है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो ध्वनि परिवर्तन है अथवा जो भाषागत परिवर्तन है, देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहेंगे, युग का प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज हिंदी का प्रचार और प्रसार किसी भी रूप में, चाहे वो उसके अंदर अंग्रेजी के शब्द समाविष्ट हो गए हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द समाविष्ट हो रहे हैं, तो भी हिंदी का भविष्य मैं उज्जवल मानता हूँ। हिंदी के विषय में बस जागरूक होने की आवश्यकता है। हम सभी प्रचार और प्रसार इस कड़ी को बनाए रखें और ये युग भी लिखा जाएगा। एक युग ये भी लिखा जाएगा जो कोविड पीरियड के दौरान और उसके बाद के जो परिवर्तित, जो उस समय के दौरान के और प्रवर्ती साहित्यकार जो होंगे, ये भी एक दौर चलेगा जिन्होंने हिंदी की रक्षा के लिए कार्य किया है, हिंदी की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अशोक गिरी जी जैसे हैं, दीक्षित जी हैं, मैडम है, आदरणीय मीरा जी हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वत्स जी हैं, जो बहुत निरंतर कार्य कर रहे हैं, बुद्धिजीवी व्यक्तित्व लोग हैं। ऐसे हमारे जैसे कितने ही और हमारे से कितने ही उच्च कोटि के विद्वान निसंदेह कार्य कर रहे हैं। तो निराश होने की अवस्था किसी प्रकार से भी नहीं है। मैं ये कहूँगा आशावान बने रहिए। आज सभी भाषाएं खतरे में है। अगर मैं वास्तव में देखा जाए तो आज समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाएं ही खतरे में हैं। सभी भारतीय भाषाएं खतरे में हैं। लेकिन भाषा विकास का क्रम है, ये अपने आप देश काल के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। जैसे सत्व रजस तमस, ये 3 गुण हैं, ये तीनों गुण एक दूसरे को, वो कहते हैं ना, दबाते रहते हैं एक दूसरे को। कभी कोई हावी हो गया, कभी कोई हावी हो गया। बिल्कुल वैसी स्थिति है भाषा के विषय में भी, कभी कोई भाषा हुई तो कभी कोई भाषा हुई। लेकिन आज का जो वर्तमान दौर है, जिस प्रकार आप सभी बुद्धिजीवी लोग कार्य कर रहे हैं, तो हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार होगा, निसंदेह होगा। हाँ, विश्व के अंदर जो विश्व हिंदी मिशन हैं, जो विश्व स्तर पर हिंदी निसंदेह प्रचारित हो रही है, प्रसारित हो रही है। हिंदी भाषा में बात करना सभी को प्रिय लगता है और सीखने का प्रयास भी सभी का जारी है। दक्षिण भारत के अंदर बहुत प्रचार और प्रसार हो चुका है, आगे और ज़्यादा होगा। तो निसंदेह के पहले तो हम भारत में ही हम अपने आप को हिंदी की दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानते, लेकिन आने वाले, मेरा मानना है कि आने वाले कुछ युगों के अंदर, कुछ समय के अंदर, लगभग 25-30 वर्षों के अंदर संपूर्ण भारत के अंदर हिंदी का प्रचार और प्रसार हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, चिंताएं बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल सत्य है कि आज इंग्लिश में तो हर कोई बोल लेता है। आज के बच्चे को अगर कहें तो 47 रुपये, मैडम की बात ठीक है, विशिष्ट मैडम जी की बात ठीक है कि 47 नहीं बोलते, 47 बोलते हैं बच्चे। ये तो चिंताएं निसंदेह हैं, बिल्कुल चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं को भी दूर हमने करना है। बच्चों को आदरणीय मीरा जी जैसे अध्यापिकाएं हैं जो हिंदी में भी गिनती को सिखाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास हमारे फलीभूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो आशावान रहें, आशान्वित रहें। हिंदी निसंदेह विकास की अवस्था को प्राप्त होगी, हो रही है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए, और जी तो आदरणीय दीनदयाल दीक्षित जी क्या कहेंगे आज? सभी विद्वजनों को सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं मैं। संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी एवं डॉक्टर अशोक गिरी जी और वरिष्ठ महोदय सुरेंद्र कुमार वत्स जी, बीना वशिष्ठ जी, मीरा भारद्वाज जी एवं तमाम साथियों का सबसे पहले अभिवादन करते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारा समय तो बीना वशिष्ठ जी ने ले लिया, सबका ले लिया। और आपस में ही बगल में बैठी है भारद्वाज जी, उनकी खिंचाई कर दी है कि प्राइमरी के बच्चों को ये सिखाया जाए कि हिंदी का हमें किस तरीके से उच्चारण करना है, कैसे हमें व्याकरण पढ़ना है, कैसे उनके शब्दों को लेकर के चलना है। तो आपस में ये तो मामला आपका है, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा।
क्योंकि मैंने अपनी शादी की जिम्मेदारी नहीं ली है, तो मैं हिंदी के विकास की क्या जिम्मेदारी लूंगा। और मैं तो केवल पढ़ करके ही अलग हो गया, पर रुचि होने की वजह से, और मैं अपने में कुछ आप तमाम साथियों के सहयोग के द्वारा कुछ ज्ञान अर्जित करता चल रहा हूँ, और कोई मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूँ। पर बात आती है भारतेंदु योग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक नवजागरण काल के एक अग्रदूत माने जाते हैं, और उन्होंने हिंदी का जो विकास और प्रसार किया है वह सतत आज तक प्रयासरत है, चल रहा है। अब आप देख रहे हैं, चाहे भले ही कितने भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं, उनमें हिंदी का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है और अंग्रेजी को बल दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय सरकार ने, आपको पता होगा सभी को, लगभग 6-7 राज्यों में हिंदी में मेडिकल की एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अनुमति दे दी है। मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज भी हिंदी में कराने की सरकार ने परमिशन दे दी है, और वो हिंदी में पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि हिंदी भाषा खतरे में है। बीना वशिष्ठ जी ने बताया कि हिंदी भाषा खतरे में है, तो खतरे में केवल एक उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन की, लिखने की ये समस्या थोड़ी अवश्य आ रही है, लेकिन हिंदी का तो विकास हो रहा है, सतत विकास हो रहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक अंधेर नगरी लिखी थी ना, जो उस समय की अंधेर नगरी, एक तो नाटक है, वो आज खत्म हो गया, अब सबके लिए उजाले की नगरी हो गई है। तो हम कैसे कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विकास, उनकी भाषा का, उनके विचारों का प्रचलन आज के युग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अतः हमें लगता है कि पूर्ण रूप से हो रहा है, बशर्ते थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि जो अध्यापक गण है वो प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षा का सही रूप लेकर के चलते हैं, तो बच्चों में वही संस्कार, वही ज्ञान, वही वर्णों का उच्चारण, वही शब्दों का बोलना, लिखना, शुद्धिकरण, सारा का सारा उनमें आ जाएगा। लेकिन अगर हम अध्यापक होते हुए भी और दूसरे लोगों पर इसका दोषारोपण करें कि हिंदी का विकास नहीं हो रहा है, हिंदी का विकास नहीं हो रहा है, आप ये बताइए कि इंग्लिश वाले कैसे विकास कर रहे हैं? बीना वशिष्ठ जी ने बताया था कि बच्चे 47 नहीं लिख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, और 47 बोल देते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है हिंदी भाषी लोगों की, और इंग्लिश वाले लोगों का कहीं ना कहीं अस्तित्व है, प्रभाव है। तो हम अपने को अपना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? इसलिए हमें कमजोर नहीं समझना है, हमें अपनी मजबूती के साथ में हिंदी साहित्य को लेकर के खड़ा होना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, और हमें आगे बढ़ाना है। बच्चे कहीं त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो उस गलती को हमें सुधार करना है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि सारा का सारा समय तो वशिष्ठ जी ने ले लिया हमारा, और आगे रात भी हो गई है, काम भी बहुत हो गया। वही नमस्कार। मैं तो क्षमा चाहूंगी अगर मैं भावावेश में ज्यादा बोल गई, तो मेरा वैसे ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं थी कि मैं ज्यादा समय लूं। मैंने 8 मिनट का समय मुझे गिरिजी ने बताया था, तो मैं उस हिसाब से बोली थी, और मैं कभी भी मंच पे ज्यादा देर बोलती भी नहीं हूँ। आज शायद मैं हिंदी का जो पीड़ा उभर आई उसके लिए इशारा काफी होता है। तो बहुत बेहतरीन आप सभी की विचारधाराएं हैं, और निस्संदेह इसमें परिणाम, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में, वो कहते हैं कि नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सहनशीलता, और वो कहते हैं कि विचारों पे, वाणी पे नियंत्रण भी आवश्यक है। स्थितियां कुछ भी रहे हों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देश काल का प्रभाव सदैव रहता है, बिल्कुल लेकिन आशान्वित होने की आवश्यकता है। चिंताएं निस्संदेह हैं, तभी तो हिंदी के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। बिल्कुल आज वही तो हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, ऐसी खतरे में नहीं है, हिंदी खतरे में नहीं है। इसी वजह से तो मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। बिल्कुल नहीं, खैर, बिल्कुल है। हर एक दिवस कोई ना कोई संदेश भी देता है, तो चिंता मत कीजिए। और बहुत जैसा भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, सभी सरकारें हिंदी का समर्थन करती रही हैं, अपनी तरफ से हर सरकार जैसे तैसा प्रयास करती है। तो इसके विषय में किसी व्यक्ति विशेष का चिन्हित करना उचित, साझा करते रहें। हमारे मध्य में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वत्स जी आए हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय से एमए हैं, एमएड हैं। तो निसंदेह 2 भाषाओं में आप एमए किया हुआ है, आप स्नातकोत्तर हैं, और निसंदेह आप बहुत सटीक चिंतन प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय वत्स जी। स्वागत है जी, स्वागत है। माइक सर, माइक ऑन कीजिएगा।
हेलो, आ रही है अब आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त। काफी समय हो गया है और भारतेंदु जी पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रही है सब कुछ का। फिर भी मैं अपनी बात, क्योंकि मैं मंच पे हूं, तो थोड़े शब्दों में कहूंगा। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को और हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को जो दिया, जो उन्होंने एक स्थापत्य दिया, एक स्थायित्व दिया, वो आज तक चला आ रहा है। मुझे लगता है यदि भारतेंदु युग ना होता, यदि उनके मंडल के लोग ना होते, तो शायद आज हिंदी का ये स्वरूप ना हो पाता और भारत की भाषा कुछ और ही होती। तो भारतेंदु जी पर सबने बहुत बातें की हैं, अब मैं हिंदी पर आता हूं। मैं अभी डॉक्टर वीणा वशिष्ठ जी को सुन रहा था, मीरा भारद्वाज जी को, और दीनदयाल जी ने भी अपनी बात रखी है। तो वर्तमान में जो हिंदी की समस्या है उस पर मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। दीनदयाल जी ने जो कहा है कि हिंदी के लिए कोई संकट नहीं है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, दिक्कत ये नहीं है। और मीरा जी ने जो बात, वीणा जी ने जो बात कही है, वो भी, क्योंकि मैं स्वयं अध्यापक रहा हूं, मैंने वैसे सारा जीवन अंग्रेजी पढ़ाई है, लेकिन परोक्ष से हिंदी भी पढ़ाई है। हिंदी का, और मेरा मूल विषय जो है हिंदी है। जो रोजगार से जुड़ा हुआ था वो मेरा अंग्रेजी था, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट अंग्रेजी के लिए हुआ था, तो मैंने सारी उम्र अंग्रेजी पढ़ाई है। तो दोनों ही भाषाओं के साथ मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार न्याय करने का प्रयास किया है। और ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि आपको यदि एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो कहीं इनमें क्लैश है आपस में, या एक दूसरे में बाधक बनती हैं। एक दूसरे के लिए पूरक, एक दूसरे की सहायक हो सकती हैं। जितनी आप भाषाएं सीखते हैं, ज्ञान का उतने रूपों में आपके पास आगमन होता है। किंतु यहाँ पर एक समस्या आती है, जब आप एकाधिक भाषाएं सीखते हैं तो आप भाषा की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। बस ये मूल कष्ट हिंदी का बहुत बड़ा है। विशेष रूप से आप लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, विशेष रूप से संस्कृत वालों को, कि हिंदी का, संस्कृत हिंदी की जननी नहीं है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, संस्कृत देववाणी है। हिंदी में 70% शब्द संस्कृत के होंगे, हैं, किंतु वो शब्द आए हैं, हिंदी की प्रवृत्ति बिल्कुल इतने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और न जाने कितने कितने रूपों से निकल कर आई है। हिंदी एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। या तो संस्कृत को थोपा जाता है, हिंदी पर संस्कृत के नियम थोपे जाते हैं कि अरे आत्मा को स्त्रीलिंग बोलते हो, आत्मा पुल्लिंग होता है, या तो उस तरह की बातें होती है। दूसरी ओर हिंदी वाले, क्या एक और समस्या है कि अनिवार्य संस्कृत साथ में जोड़ी हुई है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया अनिवार्य संस्कृत का हिंदी से क्या लेना देना है। क्या उर्दू वालों को अनिवार्य अरबी और अनिवार्य फारसी पढ़ाई जाती है? क्या जिन लोगों ने एमए इंग्लिश की है, क्या वहां पर अनिवार्य लैटिन और अनिवार्य ग्रीक है? नहीं है। संस्कृत को आप भाषा बनाइए। जो शिक्षा विभाग और भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें तो जो दिया जाता है वो पढ़ाना होता है। हाँ, हम उसे पढ़ाते अपने तरीके से हैं। संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जाए, हिंदी के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदी के साथ जुड़ते ही बच्चे के सामने क्लिष्टता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि संस्कृत का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, संस्कृत वालों ने, संस्कृत भाषा ने नहीं, भाषा तो माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। भाषा का उद्देश्य अपनी बात कहना, दूसरे की बात समझना। लेकिन संस्कृत को रूपों में और न जाने किन किन क्लिष्ट चीजों में हमने डालकर, हम ऐसे नहीं पढ़ाते सा पठती, सा पठती, स गच्छति, नहीं, वो नहीं पढ़ाते पठती पठत पठंती पठती पठत रमन, वो हम रटवाते हैं। और बच्चे को ये तक नहीं पता होता है कि ये मुझे रटवाए क्यों जा रहे हैं, इनका होगा क्या। और दूसरी बात, संस्कृत का हिंदी से क्या लेना देना है? जो हिंदी के में संस्कृत के रूप आए हैं, यथावत संस्कृत के रूप आए हैं, मुझे यथाक्रम या बाल्यकाल मुझे नहीं पता, या मैं वाग्देवी बोलूं तो मुझे नहीं जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है कि वाग्देवी वाक और देवी से बना है। मुझे वाग्देवी शब्द मिला है और मैं उसको सही इस्तेमाल करता हूं। फिर इससे भी बढ़ के बात होती है, स्वयं हिंदी वाले जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, बिल्कुल सही बात है कि जो उस अपने वर्ग का प्रथम अल्प प्राण है, वो अंतिम, वो जो क्या है उसका
जो पंचमाक्षर है उसके अनुसार तना में बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप जगन्नाथ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब भी जगत लिखते हैं तो बिना हलंत के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फिर कैसे अंतर होगा जगत में, कुएं की मेंढ में और जगत में? दूसरी बात, तव धन लड़कार तवलकार पढ़ाया जा रहा है। अब होता क्या है मुझे नहीं पता, याद कर ले, रट ले, 2 नंबर का आएगा संधि का प्रकरण। क्यों पढ़ाई जा रही है हिंदी की, संस्कृत की संधि? हिंदी वालों को हिंदी की अपनी संधियां हैं जिनके बिल्कुल अपने नियम है, तब ही तभी हो जाता है। दूध और वाला दूध वाला हो जाता है, हिंदी की अपनी संधियां हैं। आपको संस्कृत, हमारी पहली बात, हमें भारत में राष्ट्रभाषा संस्कृत बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई तो आज क्या हुआ? संस्कृत बोलने वाला कोई व्यक्ति आज नहीं रहा है, केवल वो पठन पाठन की और एक जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि केवल वो अनुष्ठान की और उसकी भाषा बन के रह गई है। संस्कृत को व्यवहार से जोड़िए और संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाकर रखिए, हिंदी पर न ला दिए। क्योंकि तब क्या होता है कि हिंदी के नियम वहां पर ठूसे, संस्कृत के नियम हिंदी में ठूसे जाते हैं, जबकि हिंदी बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करती है। ओके, अभी हिंदी की गिनतियों की बात हुई थी, ठीक है। हिंदी की गिनतियां हम बच्चा नहीं बोलता, जब हम 77, 78 और 69 में से पूछते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी, तो 69 ही होती है सबसे बड़ी, क्योंकि उसे 69 का मतलब ही नहीं, उसे तो पता है इस क्रम में 77, 78 और 69 और भाव सामने, ध्वनि सामने आ रहा है, तो सीधी सी बात है आरोही क्रम में चढ़ते जा रहे हैं तो 69 सीधी सी बात है सबसे बड़ी संख्या होगी। उसे नहीं पता कि ये 69 है। तो आप देखिए, अगर मैं लिखता हूं एक सेंटेंस इंग्लिश में, गांधी वॉज बोर्न इन 1869। ओके, मैं इसे अंकों में 1869 जो लिखा है, इसे अगर देवनागरी में 1869 लिख देता हूं तो कैसा लगेगा? बाकी अंग्रेजी का वाक्य है, कैसा वाक्य लगेगा आपको? बड़ा अजीब लगेगा ना कि देवनागरी में 1869 लिखा है, लेकिन यही बात, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, वो हम रोमन में लिखते हैं। क्यों? जब हम बैंक जाते हैं तो हमें पता है, जब हम अकाउंट लिखते हैं तो हमें पता है कि रोमन अंक में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक्सेप्टेबल होंगे इंटरनेशनली। बट जब हम कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई साहित्य की चीज लिख रहे हैं, साहित्यिक पुस्तक लिख रहे हैं, हिंदी की पुस्तक है, तब उन अंकों की क्या आवश्यकता है? उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ है। उन्हें वहां से हटाकर आप रोमन लिख देंगे, कैसा लगेगा? हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही देखने के आदी हो गए हैं। जब हम उन अंकों को रोमन में लिखेंगे तो बच्चे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि गिनती याद कर लेगा? हमने कब कोशिश की उन्हें कि उनका मतलब होता है एक कम, और 70 69 69, 79 79, 19 19। जब हम इस तरह समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगी। अभी एक और बात, अभी ये वर्णमाला की बात आई थी, किसी से भी पूछ लीजिए इंग्लिश में वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कोई भी सीधे कहेगा 26 वर्ण है। हिंदी में अध्यापक से पूछ लीजिए, आप बता नहीं पाएंगे कितने वर्ण है। क्या निश्चित नहीं है वर्ण? सर इस विषय पर विवाद है। नहीं, कोई विवाद नहीं है जी, बिल्कुल भी विवाद नहीं है। मैं इस बात के लिए, मैं यहाँ विवाद का विषय नहीं बना। व्याकरण की पुस्तकें सर, एक मिनट में आपकी बात को, बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत लोगों से वो किया है, मैं यहाँ पर विवाद का विषय नहीं बनाता। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, यदि मैं पूछूं डॉक्टर अशोक गिरी जी आपका फोन नंबर क्या है, और मैं उसे नोट कर लूं, फिर मैं दीक्षित जी से पूछूं आपका फोन नंबर क्या है, सबसे आपका फोन नंबर पूछूं, तो मेरे पास अंक आ जाएंगे सारे। अब उन अंकों को मैं किसी को रिपीटिशन ना करूं, जो अंक हैं अलग अलग एक एक लिखता चला जाऊं, तो मेरे पास 0 से लेकर 9 तक के अंक बिना क्रम के प्राप्त हो जाएंगे। निश्चित सी बात है, मैं 0 से लेकर 9 तक के अंक जो वो मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही जब मैं हिंदी पढ़ता हूं तो जो चिन्ह मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं मैं उन्हें सबको लिख लूं, मुझे प्राप्त हो जाएंगे मेरी हिंदी। फिर उन्हें क्रम दे दूं उन्हें। कहां से विवाद हो गया? 1% भी विवाद नहीं है। आप किसी भी शब्दकोश को, खासतौर से डॉक्टर हृदय बारी के शब्दकोश को उठा के देख लीजिए। उन्होंने, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला का क्रम लोगों को सामान्यतः पता नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने शुरू में अकारादि क्रम दे रखा है वर्णों का, और उसके आगे पृष्ठ संख्या दे रखी है कि आप उसे देख लीजिए, आपके सामने सारे वर्ण आ जाएंगे, उसके अलावा एक भी वर्ण नहीं है।
उसमें, हाँ, आप उसमें ड़ और ढ़ जोड़ेंगे जिनसे कोई शब्द, ण जोड़ेंगे जिनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, केवल वो और जोड़ लीजिए, आपके सामने तो विवाद का विषय नहीं है। लेकिन विवाद को छोड़िए, मैं कुछ बता रहा हूं, आप कुछ बता रहे हैं, कोई और कुछ बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तक हिंदी ने यही नहीं बता पाया कि मैं गलत हूं, बिल्कुल गलत हूं, आप सही हैं, लेकिन ये विवाद क्यों पैदा हो रहा है? एक अगली बात, विवाद का विषय नहीं बना रहा हूं, अगली बात, अभी साहित्य की बात की, साहित्यकार का, अध्यापक का और साहित्यकार का हिंदी के क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे बड़ा दायित्व है। वैसे तो सभी का है, लेकिन अध्यापक सीधे सीधे पढ़ाता है, हिंदी का अध्यापक विशेषतः, और साहित्यकार समाज को पढ़ाता है परोक्षतः, सीधे सीधे नहीं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ पढ़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा हलवाई हूं, बहुत अच्छा कुक हूं, बहुत अच्छी पाकशाला का विशेषज्ञ हूं, मुझसे अच्छे समोसे कोई नहीं बनाता, मुझे खराब मैदा दे दीजिए, सड़े हुए आलू दे दीजिए, घी खराब दे दीजिए, और मुझसे कहिए अच्छे समोसे बनाइए, बना लूंगा? नहीं ना। पहले जो कच्चा माल है, पहली वो आवश्यकता है, उसके बाद मैं अच्छा हलवाई हो सकता हूं। तो जितने भी साहित्यकार हैं, भाषा उनके लिए पहला कच्चा माल है कि नहीं है? भाषा ही तो कलेवर है उसका, भाषा ही तो शरीर है उसी पर। और कितने साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी का ज्ञान है, और आज के समय में तो हर कोई लेखक, क्योंकि ये जो लिखास है ये इतनी बुरी आ चुकी है, हर कोई लिखता है, ना उसे कभी पढ़ के देखता है, और मेरा लिखा कोई नहीं पढ़ता, मैं दूसरे का लिखा मैं नहीं पढ़ता। आज साहित्य की ये स्थिति हो रही है। और जहां मैं फेसबुक पे देखता हूँ छुटते वाह, अभी वाह बड़े कमाल का शब्द है, एक तो वाह वाह टलाने वाला है, ना पढ़े बिना वाह लिख दिया, भाई ये मेरे परिचित है, मेरे उस पर वाह करता है तो मैं भी कर दूं। और दूसरे वाह वो होता है जबकि हम अवाक रह जाते हैं, इतनी अच्छी रचना होती है कि हमारे पास शब्द नहीं होते इसकी प्रशंसा में, तो वाह कहते हैं। वाह तो बहुत बड़ा शब्द है। तो साहित्यकारों को क्या हिंदी की ओर नहीं जाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी के अध्यापक पीएचडी किए हुए बहुत सारी त्रुटियां कर सकते हैं हिंदी लेखन में, उच्चारण में, सब चीजों में। और अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में मेडिकल डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र, आप में से शायद कुछ लोग परिचित होंगे, और उनके अंदर वो हिंदी के कवि भी हैं, और उन्होंने वो इंटर तक हिंदी पढ़ी है, और छायावाद का उन पर बहुत अधिक प्रभाव है। तो उनकी उसमें बड़ी कोमल कांत पदावली होती है, किंतु पूर्णतः संस्कृत निष्ठता उनके उसमें छाई हुई है। तो वो डॉक्टर होते हुए भी, मेडिकल के डॉक्टर होते हुए भी, इंटर तक केवल हिंदी पढ़ते हुए भी इतनी अच्छी हिंदी लिख सकते हैं। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हिंदी वाला ही बहुत अच्छी हिंदी लिख पाएगा, किंतु यदि वो हिंदी वाला है और हिंदी पढ़ा हुआ है तो उसे सबसे पहले साहित्य लिखने के साथ साथ हिंदी का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन लोग क्या क्या लिख रहे हैं, मेरा फेसबुक पर ग्रुप है अच्छी हिंदी, उस पर मैं कहीं से कुछ नहीं लिखता हूँ, वहीं से फेसबुक से और लोगों से जो बोलते हैं, जो हिंदी के अध्यापक साहित्यकार लिखते हैं, मैं उन्हीं से जो ऐसी चीजें उठाता हूँ और लोगों को कोशिश करता हूँ जागरूक करने की कि उन्हें पता चले। तो जब तक हम स्वाभाविक रूप से इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और सबसे पहले हिंदी को अपनी आत्मा में नहीं उतारेंगे, आज हिंदी बहुत विकास कर रही है। अंग्रेजी कितनी भी वो हो, कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोलते हैं? शायद बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी पूरी तरह से बोल पाते हैं, 2 या 3% लोग। हाँ, इंग्लिश बोलने वालों की भरमार है, जो काऊ, जैसा भी कहा आपने, काऊ बोल देंगे और कह देंगे लंच कर लो बेटा, डिनर कर लो। उनका मूल जहां जिस वाक्य का समापिका क्रिया अगर हिंदी है तो वाक्य हिंदी का है, शब्द भले ही उर्दू के आए हो, फारसी के आए हो। वो प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने, मुझे वो पंक्ति याद नहीं आ रही, राधा के उसमें एक वाक्य लिखा है, विम्बावना थी लास्ट में वो है, क्योंकि तब पढ़ा था मैंने वो। पूरा वाक्य संस्कृत का है, उसमें एक भी शब्द हिंदी का नहीं है, अंत में थी है और थी लगते ही वो वाक्य हिंदी का हो गया। तो हिंदी बोलने वाले नहीं है वो अंग्रेजी बोलने वाले नहीं है वो लोग, वो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। और उन लोगों से, वो लोग जब बाजार में जाते हैं, जब सामान खरीदते हैं, जब रिक्शा वाले से बात करते हैं, तो वो हिंदी ही बोलते हैं। मगर हिंदी आज जिस तरह आपने अभी जैसा कहा कि उससे जो हमारी टाइपिंग करते हैं ना उस पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे,
उसमें हम रोमन में करने लगे हैं। उससे जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे ये समाचार पत्र हैं, जो हमारे नेता हैं और जो हमारी फिल्में हैं जिन पर क्षेत्रीयता का प्रभाव आ रहा है, उनसे हिंदी विकृत हो रही है। तो हमें हिंदी कभी बंद नहीं होगी, लेकिन हिंदी का एक रूप बड़ा खराब बनने वाला है। यहाँ पराभव, जब पराभव की बात करती हैं आप, तो मुझे यहाँ कष्ट लगता है, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। तो कहने को तो हिंदी पर मुझे बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है मैं बहुत अधिक बोल गया हूँ, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आप कहें तो छोटा सा गीत जो आदि लिखा है, अगर समय हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यक नहीं। नहीं, सुनाइए सुनाइए। डॉक्टर जी, आपने बहुत नहीं बोला, मैं बहुत सारगर्भित बोला है। इस विषय में तो और घंटों बोला जा सकता है। बहुत अच्छा बोला आपने, जा सकता है, लेकिन जी इतना समय होगा तो आप, मुझे अनुमति है कि एक छोटा सा गीत सुनाने की? जी संयोजक महोदय जी 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 बिल्कुल सुनाइए, ओके। संक्षिप्त हो बस। ये गीत आज ही कहा था, रात ही, मतलब ये तो इसलिए। सारा जीवन बीत गया कहते सुनते, सारा जीवन बीत गया कहते सुनते, पर हमने वह कहाँ कहा जो कहना था। सारा जीवन बीत गया कहते सुनते, पर हमने वह कहाँ कहा जो कहना था। और बंद देखिए, अपने मन की अपने ही मन में रखी, अपने मन की अपने ही मन में रखी, बस सबके सुख को ही अपना सुख माना। जब कुछ संभले खड़े हुए अब दौड़ेंगे, हिम्मत हारी पामों ने यह तब जाना। खड़े ठगे से रहे देखते करते क्या, खड़े ठगे से रहे देखते करते क्या, हम ते नदिया की धारा थी बहना था, पर हमने वह कहाँ कहा जो कहना था। और दूसरा बंद है, मात शारदे मुस्काई लक्ष्मी रूठी, मात शारदे मुस्काई रूठी लक्ष्मी, मेरे कारण इन दोनों में वैर रहा, मेरे कारण इन दोनों में वैर रहा। इसे मूर्खता समझो या फिर लाचारी, एक एक दोनों नावों में पैर रहा। दांत चने का खेल रहा जीवन सारा, दांत चने का खेल रहा जीवन सारा। महलों के सपनों को यूं ही ढहना था, पर हमने वह कहाँ कहा जो कहना था। और अंतिम बंद है, मृग तृष्णाएं थी, मृग तृष्णाएं थी सारी आभासी थी, मृग तृष्णाएं थी सारी आभासी थी, लेकिन हम थे मूढ़मती कब जान सके। मृग तृष्णाएं थी सारी आभासी थी, लेकिन हम थे मूढ़मती कब जान सके। पाते कैसे वह सब जो चाहा पाना, पाते कैसे वह सब था जो चाहा पाना, था अपना अधिकार वही जब पा न सके। प्रश्नों के हल रहे चिढ़ाते मुंह हमको, प्रश्नों के हल रहे चिढ़ाते मुंह हमको। भाग लिखी इन दुविधाओं में रहना था, पर हमने वह कहाँ कहा जो कहना था। सारा जीवन बीत गया कहते सुनते, पर हमने वह कहाँ कहा जो वह कहना था। और बहुत जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वत्स ने, जी मैं डॉक्टर नहीं श्री सुरेंद्र कुमार वत्स जी ने बहुत कारगर बात कही और सटीक चिंतन प्रस्तुत किया कि हिंदी का विकास निस्संदेह हो रहा है, लेकिन जो अवनतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास सभी बुद्धिजीवियों को करना है, जन सामान्य को भी करना होगा, जोड़ना होगा लोगों को साथ में, ताकि हिंदी के जो वास्तविक स्वरूप का दर्शन दिग्दर्शन हो सके। समाज में इसका वास्तविक का प्रचार में प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। शेष भाषा परिवर्तन होता रहता है। भाषा विज्ञान यही कहता है कि स्टेग्नेशन जो एक रुकावट है, स्थायित्व है, वो सदैव घातक होता है। जिस प्रकार वाणी और पानी बदलता है, उसी प्रकार भाषा का स्वरूप भी बदलता है। लेकिन भाषा का विकास होता रहे, भाषा का स्वरूप बना रहे, इतना ही आवश्यक है, इतना ही पर्याप्त है, मान के चलिएगा। क्योंकि हमारी जो हिंदी है, विशुद्ध हिंदी तो बहुत क्लिष्ट है, संस्कृत से प्रभावित है, तत्सम शब्दावली से युक्त है। इसमें तद्भव देशज
और विदेशी शब्दों का समावेश भी हुआ तो भी हिंदी का प्रचार अगर हो और हिंदी लेखनी का प्रचार और प्रसार हो तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सटीक चिंतन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहुंचता हूं, हमारे मध्य में डॉक्टर अशोक गिरी जी हैं। डॉक्टर अशोक गिरी जी, आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित धन्यवाद। कीजिए। धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। मैं पटल पर उपस्थित सभी विचारकों एवं दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं आज की गोष्ठी के आयोजन के लिए श्री भारत भूषण वर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं हिंदी सेवा समूह के सदस्यों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले पटल के प्रतिभागियों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी अपने शैक्षणिक कार्य को तो भली भांति संपादित कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय हैं। क्योंकि मैं इनके कार्यक्रम को देखता रहता हूं, इनका एक समूह भी है जिस समूह के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही सक्रिय हैं। और मेरा अपना मानना है कि साहित्यकार को सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, वो बात इन पर पूरी तरह से परिलक्षित होती है। मैं अपनी बात अब प्रारंभ कर रहा हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि बाबू भारतेंदु हरिचंद जी से। मैं अपनी राजभाषा कार्यशाला में भी भारतेंदु हरिचंद जी का चित्र सम्मिलित प्रेजेंटेशन में मैंने करता हूं और प्रतिभागियों को उनके बारे में संक्षेप में बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिचंद जी हिंदी गद्य खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें भी कुछ हो सकता है विवाद की, कुछ बोलेंगे हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। उनके संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने समय के साहित्यकारों को हिंदी की प्रेरणा तो दी, हिंदी गद्य के लिखने की प्रेरणा दी, साथ साथ उनका आर्थिक सहयोग भी किया। वह एक व्यवसायी परिवार के होते हुए, ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यवसायी साहित्यकार हो, बहुत कम है। कोटद्वार में एक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश महेश्वरी जी, जिनको डॉक्टर बीना वशिष्ठ अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रही हैं और जानती हैं। बहुत कम ऐसे साहित्यकार होते हैं कि जो व्यवसायी भी हों। भारतेंदु काल की भाव पक्ष की मुख्य विशेषता है राष्ट्रीयता, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना तथा हास्य व्यंग इत्यादि। पाश्चात्य सभ्यता में रंगे भारतीय नवयुवकों पर व्यंग करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, जन जानई इंग्लिश हमई, वाणी वस्त्रई जोय, मिटे बदन पर शाम रंग मूल्य, जन्म सफल तब होए। इस युगीन कवियों ने ईश्वर भक्ति का वर्णन परंपरागत शैली में ही किया है, तथापि मौलिकता सर्वत्र देखी जा सकती है। पंडित प्रताप नंद मिश्र कहते हैं, साधो मनवा अजब दिखा दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप भुलाना। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु युग को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उस समय साहित्य सृजन समाज में, बच्चों सारांश चलो, सारांश चलो यहां से चलो। साहित्य सृजन समाज में जागृति लाने वे अंग्रेजों के विरुद्ध था। आज का साहित्य सृजन व्यवसायिक और राजनीतिक हो गया है। हास्य व्यंग के केंद्र में राजनेता होते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में देखें तो मंचे कवि सम्मेलन तथा फिल्मी लेखन अर्थात पटकथा, संवाद व गीत इत्यादि का लेखन। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा भारतेंदु युगीन कवियों के भाव पक्ष की ओर, जिसमें मुख्य है भाषा, छंद और अलंकार। कला पक्ष मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा भाषा का। इस युगीन साहित्यकारों ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया तथा थोड़ा बहुत बात उर्दू की भी होती थी। आज के
आज जो राजभाषा हिंदी है वह परिष्कृत खड़ी बोली ही है। आज जो खड़ी बोली को महत्व प्राप्त है उसमें सबसे अधिक श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके युगीन साहित्यकारों को जाता है। आज आवश्यकता ऐसे साहित्यकारों की है जो विविध गद्य एवं पद विधाओं में लेखनी चलाएं। आज हिंदी कविता का पर्याय बन गई है। आप देखते हैं कि अधिकांश साहित्यिक समूह जो हैं वो सब कवियों के हैं। लोग कविता ही लिख रहे हैं। एक मोहल्ले में एक कवि पाया जाता है। और मीरा बहन जी मेरी बात से सहमत हैं कि लोग को मालूम ही नहीं है कि गद्य की कितनी विधाएं होती हैं, बस लोग कविता लिख रहे हैं। और मैं जब ये बात मंचों पर बोलता हूं तो उनको बुरी लगती है। मेरा मानना है जो हिंदी है वो कविता का पर्याय बन गई है। इस विचार गोष्ठी के लिए कितनी मुश्किल से प्रतिभागियों को तैयार किया गया है। जिनसे भी मैंने बोला, कोई बोला मैं इलेक्शन में व्यस्त हूं, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, और कवि सम्मेलन में मंचों पे कविता पढ़ने के लिए वो आ जाते हैं। आज हिंदी कविता का पर्याय बन गई है, यह एक गंभीर समस्या। अंत में पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भारतेंदु जी उनके युगीन साहित्यकारों को सश्र नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरी साहब। आपने बहुत संक्षिप्त और बहुत कम शब्दों में अपने बात को रखा। और मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मेरे पोते आ गए थे बीच में। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। खैर, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। चिंताएं जाहिर हुई है और भारतेंदु युग से, और भारतेंदु युग क्योंकि एक आधुनिक युग का परिवर्तन काल, एक समाज के सुधार का काल भी कहा जाता है। और 1850 में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र और लगभग 1900 तक का समय जो एक बहुत साहित्य की दृष्टि से समृद्ध समय माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली के पश्चात और हिंदी के स्वरूप को स्थापित करने का समय था। हिंदी आज भी विकास की अवस्था में है। भाषाएं सभी महान होती हैं, हम किसी भाषा की निंदा नहीं करते। निस्संदेह सभी भाषाओं के अंदर सीखने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की अवस्थाएं होती हैं। और संस्कृत जैसे कि सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो। तो भाषाओं का जन्म और उसका विकास सम्यक रूप से हो, इसके लिए हम प्रयास करें। सभी भाषाओं जी 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 मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि व्याकरण के वो बहुत बड़े विद्वान हैं और समूह में भेजते रहते हैं, उनका अपना फेसबुक भी है। तो जैसे जी, तो इस विषय पर एक दिन गोष्ठी कर लेंगे जी। और मैं एक और चाहूंगा, प्रतिभागियों समय का ध्यान रखें और विषय केंद्रित रहें। हाँ, विषय केंद्रित हो, क्योंकि जो हमारा विषय जो भी दिया जाए उसके आसपास ही हम रहें। विषय से भटकाव हो जाता है, जोश भावावेश में ऐसी स्थितियां होती हैं। भावावेश किसी भी स्थिति में साहित्यकार के लिए, एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं होता। तो भावावेश निसंदेह हो जाता है, मानता हूं मैं। लेकिन प्रयास हमारा यही रहे कि हम विषय के से भटके नहीं। चिंताएं तो समस्त सर्व दिशा में हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा की दृष्टि में, अगर चाहे कोई भी भाषा है, हम उसके विषय में चिंतन करने लगे और वहाँ के जो बुद्धिजीवी है वो अपनी भाषाओं की समस्याओं को कितना गिना देंगे कि हमारी हिंदी भाषा की समस्या भी नीची कम नजर आने लगेगी, कम नजर आने लगेगा कि हमारी हिंदी भाषा कितनी संकट में है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से अपनी भाषा का विकास करता है। भाषाओं का विकास निसंदेह हो, कोई भी भाषा खतरे में ना हो, इसके लिए प्रयास तो करना ही होगा। लेकिन भारतीय भाषा के जो गौरव का आधार है वो हिंदी भाषा है। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। इसका विकास, प्रचार प्रसार निरंतर होता रहे, विश्व में हो रहा है, भारत देश में भी हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। हम प्रयास करते रहेंगे, भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग को भी रखेंगे और आगे जो भी युग आएंगे समय के साथ हम हिंदी साहित्य की अवधारणा के अंतर्गत
जो भी है, चाहे वो भाषा, अभी गिरी साहब ने कहा कि आप भाषा दृष्टि के साथ व्याकरण दृष्टि का भी अवलोकन के ऊपर हम चर्चा की जानी चाहिए, हमारे द्वारा की जानी चाहिए। तो उस चर्चा को भी रखेंगे। विषय बहुत हैं, विषय तो कम है नहीं। प्रत्येक माह हम एक गोष्ठी भी करें तो वर्ष भर में 12 कार्यक्रम हो सकते हैं। तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम विषय पर केंद्रित रहें और अपने विचारों को साझा करते रहें। निस्संदेह सभी को लाभ होगा। तो समय बहुत हो चुका है, आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।